तो इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने पूरा का पूरा फिजिक्स का आधा से अधिक चीजें हम लोग खत्म कर लिए थे। सेकंड वीडियो में पूरा खत्म कर दिए थे। आज हम लोग थर्ड वीडियो में पूरा 1 चैप्टर खत्म कर देंगे। आप लोग के चैप्टर का नाम है कंसर्न अबाउट आवर एनवायरमेंट। ये इंग्लिश नाम हम दे दिया आप लोग का, हिंदी में आप लोग नाम पढ़ लीजिएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, ये हम लोग का चैप्टर करना आज थर्ड वीडियो है। और इससे पहले 2 गो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख लीजिएगा पहले, तभी ये थर्ड वीडियो समझ में आएगा। इसमें हम लोग आज चैप्टर पूरा खत्म कर डालेंगे। इसमें एमसीक्यू भी दिया हुआ है, हम लोग टोटल एमसीक्यू भी सॉल्व कर लेंगे। साथ साथ इसमें दिया है फिलिंग द ब्लैंक्स, वो भी सॉल्व कर लेंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिया है, वो भी सॉल्व कर लेंगे। बाकी जो लघु उत्तरीय प्रश्न है थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको हम इसमें नहीं बता पाएंगे बिकॉज वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इससे अच्छा है आप जाके ऐप पर वो क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला पूरा का पूरा वीडियो आप लोग को टोटली मिल जाएगा। जो 2 गो वीडियो नहीं देखे हैं अपने भैया भाभी को बता दीजिएगा कि भाई इसमें वीडियो छूट गया है। ठीक है, और आप लोग आप जैसे नहीं किए हैं क्लास, जाके पहले वीडियो देख लीजिए। आप ही लोग के जैसे लड़के लोग के लिए हम क्या बनाए हैं, जो बनाए हैं, तो ज़रूरत नहीं था। क्या पूरा फ्री क्लास हो जाएगा, पूरा फ्री क्लास यूट्यूब पे जाके अगर कोई देख लेता है, पूरा उसका फिजिक्स, लाइफ साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये 4 गो चैप्टर टोटली कंप्लीट हो जाएगा विथ क्लास नोट्स। और जो ये 2 नोट्स बता रहे हैं अभी, उसके साथ एग्जाम्पल के साथ एकदम पूरा। ठीक है, ऐप पे पूरा इसको आपको पूरा मिल जाएगा, क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। हाँ, क्लास स्टार्ट किया जाए, सब कोई रेडी है? तो हम लोग का लास्ट अभी क्या पढ़ना है, गैर पारंपरिक और पारंपरिक ऊर्जा। ऊर्जा के बारे में पढ़ना है। इसमें देखो किताब में आप लोग का दिया होगा पारंपरिक ऊर्जा और गैर पारंपरिक ऊर्जा क्या है, और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें दी होंगी इसमें, हम लोग उसमें सभी कुछ पढ़ेंगे। बायोगैस भी पढ़ेंगे, गैर पारंपरिक ऊर्जा दिया हुआ, ऊर्जा के स्रोत दिया हुआ है, भूतापन, वैश्विक उष्णता के बारे में बता दिए थे। पिछले क्लास में ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताए थे। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा अगर, तो उसके कारण सूरज के प्रकाश तो यहाँ पर आएंगे लेकिन टकरा के वापस नहीं जा पाएगा। ये किसका कारण है, ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट का कारण है। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट में गैसों का नाम बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और सीएफसी, क्लोरो फ्लोरोकार्बन, बता दिए थे ये सब, हो गया था ना। 2030 तक कितना अनुमान है, 2%, 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ने का ना अनुमान है। चलिए, हरित गृह का रोकथाम हम लोग कैसे कर सकते हैं, हरित गृह प्रवाह का रोकथाम कैसे कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए। और क्या कर सकते हैं, फैक्ट्री से निकलने वाले धुओं को कम करना चाहिए। गाड़ी छकड़ा से निकलने वाले जितने भी धुएं हैं, डीजल का कम उपयोग करना चाहिए। साथ साथ पेड़ों की संख्या बढ़ानी चाहिए। CO2 की मात्रा को संतुलित करना चाहिए, CFC की मात्रा को संतुलित करना चाहिए। तब जाके हरित गृह प्रवाह क्या हो सकेगा, रुक सकेगा। चलिए आगे बढ़ा जाए, सभी कोई रेडी है? देखिए अब हम लोग देखते हैं आगे का। आओ आओ, देखिए हमारे पर्यावरण के प्रति अभिरुचियों में ऊर्जा का स्रोत क्या है, एक सतत विकास की अवधारणा दिया गया है, कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जीवाश्म ईंधन, फॉसिल्स फ्यूल, तो इंग्लिश में क्या कहते हैं, फॉसिल्स फ्यूल कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, फॉसिल्स फ्यूल कोयला में आता है और पेट्रोलियम में आता है। जैसे कई सारे लोग, अगर जैसे ऐसा हुआ बहुत बड़े बड़े जानवर जो आज से लगभग 16 करोड़ साल पहले मरे थे, वो लोग सब के सब मिट्टी के अंदर दफन हो गए होंगे। वो जितना मिट्टी के अंदर जाएंगे उतना क्या बनाएगा, वो पेट्रोल बनाएगा। तो बताइए डायनासोर पेट्रोल बन के निकलेगा कि नहीं निकलेगा, पेट्रोलियम वो लोग का फॉसिल्स कहते हैं। इसके साथ अगर पेड़ पौधे जो है, पेड़ पौधे अगर जमीन के नीचे चले जाते हैं तो क्या बनाएंगे, कोयला बनाएगा। तो वैसे ही क्या बन जाता है इसमें, कोयला। इसको क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन की अत्यधिकता ज्यादा हो जाती है। कितना पेट खराब हो जाता है शाम के समय में, रोज रोज तो नाक बंद कर लेती है, पेट खराब रहता है हमेशा। ध्यान से देखो इधर बेहतर, इसके अत्यधिक उपयोग से पर्यावरण को भारी नुकसान होता है। देखो जीवाश्म ईंधन का अगर अधिक उपयोग हो जाएगा ना, तब फिर से मान लो कि ये कोयला और पेट्रोलियम बनने में करोड़ों साल लगेंगे। अगर एक बार ये खत्म हो गया जीवाश्म ईंधन, इसको करोड़ों साल लगेगा फिर बनने में। क्या है, फिर बिना पेट्रोल का चलाओ गाड़ी, चल जाएगा, पानी पे चल जाएगा। ठीक है, तो इससे नुकसान हो रहा है। भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए हम लोग को जीवाश्म ईंधन का कम से कम उपयोग करना चाहिए। इसीलिए ज्यादातर देखना अभी जो सरकार है वो CNG पे सबसे ज्यादा अपना डेवलपमेंट कर रहा है। CNG जैसे कॉम्पैक्ट नेचुरल गैस
है ना, गैस के ऊपर सबसे ज्यादा दिया जाता है। उसके साथ साथ एक गैर परंपरागत ऊर्जा होता है, ये सौर ऊर्जा होती है, पवन ऊर्जा होता है, भूतापीय ऊर्जा होता है। ये सब के सब कैसे होते हैं, गैर पारंपरिक ऊर्जा होता है। और ये पारंपरिक ऊर्जा होता है। जैव ईंधन कैसा है, पारंपरिक, मतलब एक बार खत्म हुआ तब फिर करोड़ों साल लगेगा बनने में। और ये गैर पारंपरिक ऊर्जा जो होता है, इसको तुम जितना मन करे उतना यूज कर लो। जैसे सूरज अब 5 अरब साल बाद खत्म होगा। ये पेट्रोलियम धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा है। कोयला का यूज हम लोग बहुत ही कम कर दिए हैं, अभी कर दिए कि नहीं, ताकि कोयला हमारा बचा रहे। जब कभी दूसरे देश की जरूरत पड़े ना, तब कोयला किससे खरीदे, हम लोग से खरीदे, हम लोग डबल दाम में बेचे। ये एक थ्योरी है, समझ में आया कि नहीं। जब जरूरत पड़ता है तब देखना, बिहारी लोग या फिर कोई भी आदमी लोग क्या करेगा, जब जरूरत पड़ेगा ना तब देगा, उससे पहले दे के नहीं कुछ किया करेगा। तो मान लो कि कोई पैसा मांगा ना, तो जरूरत पड़ा है उसको, बहुत ज्यादा पैसा का जरूरत भाई, बहुत ज्यादा पैसा लग गया है, तब जाके देगा उसको, रोक गा देगा ना तब जाके देगा, ठीक है। और किसी से अगर लिया भी है ना पैसा, तो अपने पैसा मांगने में थोड़ा सा दिक्कत लगता है। अब मान लो कि हम इसको पैसा दिए लड़के को, ठीक है, और फिर इससे पैसा जब मांगने जाएंगे ना तब दिक्कत लगेगा। बताओ पैसा, ये भी क्या सोचेगा, हम लोग सोचते हैं कि क्या सोचेगा वो, अपना पैसा मांगने में कैसा दिक्कत है, फीस मांगने में कैसा दिक्कत है। जब पढ़ा रहे तो फीसवा नहीं देगा, समझ में आया कि नहीं है। तो कोई कोई बोलता है कि सर आप तो फीस खाली फीस खाली, अरे तो पढ़ा रहे तो फीस नहीं देगा क्या, समझ में आया। तो ये गैर पारंपरिक ऊर्जा जो होती है, स्रोत जो होते हैं, ये कहाँ से मिल जाते हैं, मतलब सोर्सेस कहाँ से मिल जाते हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड थर्मल एनर्जी, ये भूतापीय ऊर्जा होता है। ये ध्यान केंद्रित करना होगा, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना होगा, ताकि आने वाली पीढ़ियों में इनका लाभ उठा सके। लेकिन आने वाली पीढ़ी अब इसके बारे में कुछ सोच ही नहीं रही है, नहीं सोचे जाए भाड़ में एकदम, अब वो भी लोग एकदम गल गुजरल है। तो ये क्या है, इसको सौर ऊर्जा कहते हैं। ये कौन सी ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है। और ये कौन सी ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा, पवन ऊर्जा, समझ में आ गया। पवन ऊर्जा जो होती है, हवाओं से विंड एनर्जी लेकर, ये प्रोपेलर जो होता है एकदम घूमते रहता है घूमते रहता है, और इसकी वजह से नीचे से पूरा एक बैटरी वगैरह लगाया रहता है, जो इसमें एनर्जी कंज्यूम होता है वो बैटरी में चला जाता है। अब बैटरी से हम लोग चाहे तो लाइट वाइट जला सकते हैं। गाँव में देखना इसी का यूज बहुत ज्यादा होता है, इसका यूज। हाँ हाँ, अभी भी होता है सोलर का यूज। पूरा लग गया तुम्हारे गाँव में, क्या नाम है गाँव का, छपरा बलिया जिला, क्या नाम है, हाँ? बकवा, ये कौन जिला है, छपरा जिला, ये बोलना बकवा, हम कहाँ पे घूम सकते, अरे जिला बताओ ना, तब पता चल जाएगा ना, जिला से, छपरा जिला। पोल पे तो कब्बे से लगना चालू हो गया है, अभी तो शहरों में लगा हुआ है। अच्छा, अभी लगना चालू हो गया है, मतलब वहाँ पे सरकार एकदम पूरा डेवलपमेंट कर रही है एकदम बढ़िया से। हाईवे बनाएगा तो लगाइबे करेगा भाई थोड़ा, ठीक है, ताकि सब जगह चमकना चाहिए। कोई मान लो विदेश से आके तो बोला कि हाईवे जा, इधर इतना कालिया रास्तों से गुजर रहा है ठीक है, इसलिए थोड़ा सा चमकाना पड़ता है। ठीक है, बढ़िया है। ये ऐसे ही सोलर एनर्जी का यूज करते होंगे, सूरज की रोशनी इसके ऊपर पड़ती है ना, तुम उसको एनर्जी में बदल देता है ये सोलर एनर्जी, ठीक है, सूरज की रोशनी पे। आगे बढ़े, आगे देखो, ऊर्जा के स्रोत क्या है, सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या है, सोर्सेस ऑफ हाउ, सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत हमारे पास है, मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। ऊर्जा के रूप को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। एक है हम लोग के पास, एक है हम लोग के पास गैर नवीकरणीय, जो इसको नॉन रिन्यूएबल कहते हैं, जो एक बार उपयोग करने पर समाप्त हो जाए, जैसे कोयला एक बार उपयोग किए खत्म, इसको हम लोग क्या कहते हैं, गैर नवीकरणीय। एक बार कोयला जलाएंगे खत्म, एक बार कागज जलाएंगे खत्म, फिर क्या कागज बना पाओगे, बना पाओगे। लेकिन अगर प्लास्टिक जलाए तो प्लास्टिक फिर से रिन्यूएबल हो सकता है, प्लास्टिक रिन्यूएबल हो सकता है। मान लो एक बार प्लास्टिक खत्म खराब हो गया तो उस प्लास्टिक का फिर से रिन्यूएबल कर सकते हैं। लेकिन कागज एक बार जल गया तो काहे हंस रही है तू, हाँ बताओ। मनुष्य गैर नवीकरणीय है कि नवीकरणीय है, मनुष्य क्या है, गैर नवीकरणीय है। क्या रिन्यूअल हो जाएगा फिर से, एक बार जला तो खत्म, फिर नहीं आएगा। अरे तो कोयला, पेट्रोल, लकड़ी, ये सब लकड़ी, ठीक है ठीक है, लड़की ने लिख दिया, हम वही सोच रहे। एक बार लकड़ी खत्म, जल जाएगा, तो बताओ फिर से लकड़ी बन पाएगा, तो फिर से नहीं बन पाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गैर नवीकरणीय। जो फिर से बन जाता है उसको नवीकरणीय, जो फिर से बन जाता है क्या कहलाता है, नवीकरणीय। जैसे सौर ऊर्जा एक बार खत्म होगी तो फिर दिन भर में रिचार्ज हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, फिर से जलना चालू हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। पवन ऊर्जा एक बार खत्म हुआ फिर से चालू हो जाएगा जलना, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जैसे तुम्हारे रोड पे पूरा लगा है कि नहीं, तो वो जो सोलर एनर्जी लगा हुआ है
इसके रोड पे लगा हुआ है, जो बनवाया है रोड, तो उस जगह पे जो रोड पे लगा हुआ है सोलर एनर्जी, वो एक बार मान लो कि उसकी बैटरी खत्म हो गई होगी तो सुबह में फिर जब तक सुबह आ जाता है फिर रिचार्ज हो जाता है एकदम, ठीक है। 395 का रिचार्ज कर लेता है, रिचार्ज होता है। सूरज उसको क्या कर देता है, चार्ज कर देता है पूरा, है ना। देखो कोयला एक बार जल गया तो खत्म, पेट्रोल जल गया तो खत्म, फिर से वही पेट्रोल आएगा नहीं, लकड़ी फिर से वही आएगी नहीं। अच्छा ये सौर ऊर्जा एक बार खत्म तो फिर आ जाए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नवीकरणीय। इसको गैर नवीकरणीय, गैर मतलब ये गैर हो गया, जो एक बार उपयोग करने पर समाप्त हो जाए तो गैर नवीकरणीय, ये समाप्त होने के बार बार भी उपयोग किया जाए, साइकिल के रूप में इसको उपयोग कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, नवीकरणीय। समझ में आया, रिन्यूएबल कहलाता है। क्या कहलाता है, रिन्यूएबल कहलाता है। कोई दिक्कत है तो ऊर्जा के कितने स्रोत, 2 स्रोत, एगो गैर नवीकरणीय, एगो नवीकरणीय। जैसे नवीकरणीय में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, गतिज ज्वारीय ऊर्जा, ये सब होते हैं, ठीक है। और इसमें बताइए तो कोयला, पेट्रोल, लकड़ी, मनुष्य, ये सब क्या है, गैर नवीकरणीय। मनुष्य भी कितना अच्छा रहता, नवीकरणीय में आ जाता, एक बार जन्म लेता फिर से जन्म हो जाता, एक बार मरता फिर से जन्म हो जाता, फिर जन्म लेता फिर और एक जन्म ले लेता, ऐसे गैर नवीकरणीय। लेकिन गैर नवीकरणीय होता है मनुष्य, लेकिन ये वो कहीं पे मान लो कि कोई डेथ हो रहा है ना किसी का, तो फिर से क्या होता है कि फिर से घर में मान लो कि किसी दिन बाद बच्चे का जन्म हुआ तो बोलता है कि फिर से आ गए हैं दादाजी, दादाजी फिर से आ गए, ठीक है, वो लोग का नाम पे दे देता है। आगे देखो, ईंधन जो होता है, ईंधन फ्यूल्स और उनका उष्मीय मान यानी कैलोरीफिक वैल्यू, वे पदार्थ जो ऑक्सीजन के साथ जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं उसे क्या कहते हैं, ईंधन कहते हैं। वे पदार्थ जो ऑक्सीजन के साथ जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं यानी हीट प्रदान करते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ईंधन कहते हैं, फ्यूल कहते हैं। समझ में आ गया, क्या कहते हैं, फ्यूल कहते हैं। कोई दिक्कत है, जैसे जैसे किरोसिन तेल, किरोसिन ऑयल है ना, तो किरोसिन ऑयल क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर जब जलाते हैं हम लोग तो पूरे ब्रह्मांड में क्या है, ऑक्सीजन है। ये ब्रह्मांड बोल रहे हैं, पृथ्वी पर क्या है, पूरा ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कहाँ है, नीचे की ओर है, भारी गैस है, जिसके वजह से ये जल के क्या बनाता है, हीट देता है। इसी जगह पर अगर आप लकड़ी उकड़ी में किरोसिन तेल डाल देते हो या फिर पेट्रोल डाल देते हो तो वो क्या हो जाता है, जल जाता है। तो किसके वजह से जलता है, ऑक्सीजन की वजह से जलता है। किसकी वजह से, तो वो क्या देता है हम लोग को, ईंधन। उष्मीय मान क्या है, कैलोरिक वैल्यू क्या है, 1 किलो ईंधन को जलाने के लिए जितनी उष्मा उत्पन्न होती है उसका, उसको क्या कहते हैं, उष्मीय मान कहते हैं। ऐसा ही इकाई क्या होती है, किलो जूल। 1 किलो जूल बराबर केजी होती है, केजी केजे बटा में क्या चीज, केजी, किलोग्राम है और ये किलो जूल है, ठीक है। हीट या एनर्जी को, उष्मा एक प्रकार की क्या है, एनर्जी, इसको हम लोग किस में मापते हैं, जूल में मापते हैं। तो के जूल यानी कि किलो जूल और प्रति केजी, तो उसमें अगर ईंधन की अवस्था देखा जाए, नाम देखा जाए और उसमें मान देखा जाए तो ठोस अवस्था में कौन कौन से हैं, गोबर के उपले, गोबर 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 का गोईठा, तो गोबर का गोईठा का उसमें मान कितना है, 6000 से लेकर 8000, लकड़ी का 17000 से लेकर 22000 तक, और कोयला कितना है, 25000 से लेकर 33000 तक। अरे बाप रे, खतरनाक है। गोबर के उपले थोड़े देखना धीरे धीरे जलता है, लकड़ी थोड़ा धीरे, और कोयला जल के राख हो जाता है एक के बार में। सबसे ज्यादा ईंधन की, सबसे ज्यादा अगर ईंधन कोई बनाएगा तो कौन बनाएगा, कोयला। तो कोयला का उष्मीय मान है ये केजी, केजे प्रति केजी, ये किलो जूल प्रति केजी, इतना है उसका कैलोरी मान है इसका। समझ में आ रहा है, यानी कि कोयला पहले जलेगा कि गोबर के उपले, गोबर के उपले जो होते हैं वो देखना धीरे धीरे जलता है, सुनगा जाएगा फिर धीरे 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 जले। एक बार कोयला धर लिया ना आग तो खतरनाक जलता है, खाना बना के रख देता है कोयला, है ना। और गोईठा जलता है तो जल के बस खत्म हो जाएगा धड़ाक से। कोयला लेकिन पूरा 3-4 को खाना बनाते हैं, कोयले पे बिरयानी हांडी बन जाता है, नहीं बन जाता है कोयले पे। तो उसका उष्मीय मान क्या है, ज्यादा है, 25000 से लेकर कितना है, 33000। अच्छा द्रव का कितना होता है, पेट्रोल में डीजल 44800 लेकर कितना 45000 तक, केरोसिन का कितना होता है 35000 तक, और गैस में कौन, मीथेन, ये 50000, एलपीजी 55000, हाइड्रोजन गैस 1,50,000। सबसे अधिक किसका होता है गैस में, हाइड्रोजन गैस का सबसे ज्यादा उष्मीय मान होता है हाइड्रोजन गैस का, इसलिए ना तगड़ा दाम में बिकता है हाइड्रोजन गैस, तो उष्मीय मान बहुत ज्यादा है। क्या हाइड्रोजन, सूरज में कौन सा गैस, हाइड्रोजन हीलियम, हाइड्रोजन का उष्मीय मान बहुत ज्यादा है। इसको अगर कहीं पे हाइड्रोजन छिड़क के उसके बाद ताप दे तो तुमको भी जला देगा, इतना ज्यादा उष्मीय मान है, ठीक है। हम लोग केरोसिन तेल डाल के उसके बाद तापते हैं,
ताप दिया, आग ताप दी है, हाइड्रोजन ताप दो, तपा देगा एकदम बढ़िया से। 1,50,000 इसका उष्मीय मान है। उष्मा मिलती है इसमें से, उष्मा होता है, हीट मिलता है, समझ में आया? हाइड्रोजन से सबसे ज्यादा मिलता है। 1,50,000 इसका उष्मीय मान। बताइए ठोस में कौन कौन? गोबर के उपले ठोस है, लकड़ी ठोस है, कोयला ठोस है। 6,000 से लेकर 8,000 गोबर के उपले, लकड़ी एक 17,000 से लेकर कोयला। आप हाइड्रोजन पे चल सकोगे, लेकिन कोयले पे चल जाता है सब, बोलते हैं ना अंगारों पे चल रहे हैं हम। हाँ, किस पे चलता है? कोयले, अंगारों पे चल रहा है। तो देखो ये बहुत ज्यादा ताप नहीं देगा, जितना कौन दे देगा? हाइड्रोजन बहुत ज्यादा ताप दे देगा। गोबर के उपले ताप दे पाता है? उतना ज्यादा ताप नहीं दे पाता है। तो ताप नहीं दे पा रहे मतलब वही उसकी उष्मा है। गोबर एक तरफ, गोबर के जो उपले हैं एक तरफ से देखना चलते रहता है, और एक तरफ पकड़ के लेके चल जाता है, देखो उठाओ, डाल देता है ना, एक जगह से उठा के दूसरी जगह। कोयला भी अगर चाहो तो ऐसे खिलौना टाइप का, ले भाई ले, हाँ हो सकता है ये नहीं, लेकिन भाई हाथ जला देगा। पेट्रोल चल 44,000, केरोसिन ये सब कैसे सब लिक्विड फॉर्म में कैसे उठाने चाहिए? अच्छा छिटिक देगा, हाँ समझ में आ गया? उसमें मान होता है। आगे बढ़ते हैं और देखो ऊर्जा के मुख्य प्रकार। ऊर्जा के मुख्य प्रकार कौन है? परंपरागत स्रोत और एगो गैर परंपरागत स्रोत। तो परंपरागत स्रोत और क्या होता है? गैर परंपरागत। परंपरागत वो कहते हैं ये वे स्रोत होते हैं जो लंबे समय तक उपयोग में लाए जा रहे हैं। देखो परंपरागत स्रोत उसको कहते हैं जो लंबे समय तक उपयोग, लंबे समय से उपयोग में लाए जा रहे हैं, लंबे समय से, बहुत लंबे समय से उपयोग में लाए जा रहे हैं। जैसे जीवाश्म ईंधन हो गया, तो लाखों वर्षों पहले पृथ्वी के नीचे दबे पेड़ पौधे और जानवर के अवशेष बने, यही सब क्या बने हैं? ईंधन बने हैं। और ये कोयला, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस के रूप में अभी बाहर निकल रहे हैं। ये करोड़ों साल, लाखों साल पहले ये सब हो गया है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? परंपरागत स्रोत कहते हैं। समझ में आ गया? जो बहुत सालों पहले से चलता आ रहा है, ये खत्म हो गया तो क्या कहलाएगा? गैर नवीकरणीय, नहीं कहलाएगा। और जो खत्म हो गया फिर से बन गया तो नवीकरणीय। चल हमेशा बनते रहता है तो नवीकरणीय, और जो नहीं बनेगा उसको। और जो परंपरागत है देखो उसमें क्या था? गैर नवीकरणीय। उसमें क्या था? एक बार खत्म तो बनने में बहुत ही टाइम लगेगा, और इसमें बहुत समय तक बनते आ रहा है, बहुत समय से बन गया है पहले से ही। कोयला तो बहुत समय पहले से बन गया है, पेट्रोलियम भी बहुत समय पहले से बन गया है। और वो पेट्रोलियम किससे बने? देखो पेड़ पौधे से क्या बने? कोयले, और जानवरों के और पेड़ पौधों से मिलने से क्या बना? प्राकृतिक गैस। और ये पेट्रोलियम जानवरों के मिलने से। तो जानवर जब अंदर डीपली जाते हैं ना, तो उसके वजह से क्या हो जाते हैं? यहाँ पे पेट्रोल बन जाते हैं। आज जो अगर हम लोग भारत का अगर हिस्सा देखें, हम लोग भारत का देखो, देखो अब बताते हैं कहाँ से हम लोग पेट्रोल सबसे ज्यादा मिल जाए। देखो भारत का अगर हम लोग ये साउथ वाला हिस्सा देखें, ये वाला हिस्सा, यहाँ पर क्या है बताओ तो? महाराष्ट्र है। यहाँ पर ना एक अरेबियन प्लेट और ये भारतीय प्लेट आपस में आके टकराया था। ये टकराने की वजह से ना यहाँ से मैग्मा बहुत खतरनाक गिरा, बहुत सारा मैग्मा गिरा। और ये मैग्मा केवल इस साइड नहीं, इस साइड अरब सागर में भी गिरा। मैग्मा जब निकला इधर से, नीचे पृथ्वी के अंदर क्या है? मैग्मा है। बाहर निकल के क्या बनता है? लावा। और लावा जब सूख जाता है तो क्या बनता है? चट्टान। तो ये ऊपर के ऊपर ना अभी चट्टान पूरा बन चुका है। और ये इतना खतरनाक चट्टान है कि इसको जेसीबी भी नहीं उखाड़ सकता है, इतना खतरनाक है। उसको दबाने का जेसीबी टूट जाएगा, लेकिन ये लोग नहीं टूटेगा, इतना खतरनाक है। इसमें चट्टान बहुत डीप तक है। अब सोचो कि इस जगह पर जब ये भूचाल मचा होगा तो कोई ना कोई यहाँ पे डायनासोर वगैरह होंगे। आज से लगभग 16 करोड़ साल पहले बात बता रहे हैं। यहाँ पे डायनासोर हुए होंगे, कई सारे यहाँ पे जानवर होंगे, बहुत सारे जानवर, सबका सब दब के अंदर बन गया होगा पेट्रोल, बना होगा कि नहीं? पेड़ पौधे यहाँ पर होंगे, ये भी सब दब के क्या बना होगा? कोयला। अच्छा ये खाली ये जो भूचाल आया होगा, ये जो मैग्मा गिरा होगा, केवल क्या इस साइड गिरा होगा? इस साइड भी तो गिरेगा, अरब सागर। ऐसा थोड़ी बोलेगा कि भाई यहाँ पर स्थल भाग है तो हम खाली इधर गिरेंगे, ऐसा थोड़ी है। ये इधर भी गिरा होगा, इधर पे भी शार्क मछली होगी, डॉल्फिन होगी, बहुत सारा मछली उछली, कछुआ उछुआ, सब का सब दबा दबा के क्या बना होगा? पेट्रोल बना होगा। इधर से महाराष्ट्र से, मुंबई से 104 किलोमीटर दूर यहाँ पर एक जगह है बॉम्बे हाई। नाम क्या है? बॉम्बे हाई। तो बॉम्बे हाई से हम लोग का क्या निकलता है? पेट्रोल निकलता है।
बॉम्बे हाई से, समझ में आया? बॉम्बे हाई से हम लोग का पेट्रोल निकलता है, लेकिन फिर भी हम लोग पेट्रोल कहाँ से मंगाते हैं? विदेश से मंगाते हैं, सऊदी अरेबिया से, ताकि वहां से पेट्रोल जब तक कम दाम में मिल रहा है मंगा लेते हैं। यहाँ पे जब खत्म होगा, जब वहां पे खत्म हो जाएगा तब यहाँ से हम लोग बेचेंगे, ठीक है? यहाँ से बेचेंगे तब बॉम्बे हाई से। बहुत सारा है, डिगबोई है, बॉम्बे हाई है, बहुत सारा तेल के कुएं हैं हम लोग के पास, भारत के पास, जो कि अपने स्टॉक में रखा हुआ है। नहीं कोई होता है प्रोडक्ट तुम्हारा खत्म बेटा, अब मेरा स्टॉक, अब हम दिवाली का पटाखा फोड़ेंगे, रुको, तुम्हारा खत्म ना, तुम पटाखा उड़ा दिया पूरा, अब हम पटाखा उड़े एकदम 12 बजे रात को उड़ा देता है एकदम पूरा, कोनो देखबो नहीं करता है। पहले ऐसे ही ना होता था कि भाई पटाखा लेके आए हैं तो पहले पड़ोसी का खत्म हो जाए, उसके बाद हम जलाना चालू करेंगे, पटाखा भी जलेगा, वो भी जलेगा, इसके पास कितना पटाखा है, ठीक है? ये भी तो ये बॉम्बे हाई जो है, यहाँ से क्या निकाला जाता है? तेल, पेट्रोल निकाला जाता है, पेट्रोलियम, समझ में आ गया? तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है? परंपरागत स्रोत हैं। इनके जलने से हानिकारक गैसें निकलती हैं, जो वायु प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है। के जलने से ग्लोबल वार्मिंग ना होता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये तो खैर उतना ज्यादा नहीं करता है, जैसे सीएनजी वगैरह उतना ज्यादा प्रदूषण नहीं करता है। ये तो बिल्कुल ही प्रदूषण नहीं करता है। बताओ ना, सौर ऊर्जा से किसका प्रदूषण होगा? सौर ऊर्जा से, तापीय ऊर्जा से किसी का प्रदूषण नहीं होता है। तो इससे देखो, ये बहती हवा से बिजली बना देता है। सौर ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा मिलती है, ये स्वच्छ ऊर्जा के स्रोत में भी जाना जाता है। इसको गैर परंपरागत ऊर्जा कहते हैं, समझ में आ गया? गैर परंपरागत ऊर्जा, इसको परंपरागत ऊर्जा। तो ऊर्जा के मुख्य प्रकार कितने हैं? 2 गो। तो उसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, क्या ये प्रदूषण फैलाएगा? तो प्रदूषण फैलाता है पवन ऊर्जा? नहीं फैलाता है, तो बिजली हम लोग बना लेते हैं, ठीक है? अन्य भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस, ज्वारीय ऊर्जा, इसको आगे पढ़ाते हैं, ठीक है? ज्वारीय ऊर्जा, ये भी क्या होता है? गैर परंपरागत ऊर्जा, ठीक है? गैर परंपरागत ऊर्जा याद रहेगा बाबू। गैर परंपरागत ऊर्जा में सौर ऊर्जा आता है, पवन ऊर्जा आता है, ज्वारीय ऊर्जा आता है, भूतापीय ऊर्जा आता है, और परंपरागत ऊर्जा से क्या फैलता है? अरे क्या होता है? इससे हानिकारक गैसें निकलती हैं, वायुमंडल दूषित होता है, पर्यावरण प्रदूषण होता है। समझ में आ गया? बोलो। गैर परंपरागत ऊर्जा जो एक बार बन गया, उसके बाद ये खत्म होने में टाइम लगता है, लेकिन खत्म हो गया तो गैर नवीकरणीय है, ये फिर से बनने में बहुत ही टाइम लगेगा। अब कोई मरेगा, भूचाल उचाल आएगा तब ना, अब तो डायनासोर है भी नहीं कि पेट्रोल बनाया जाए। आइए मैगी खाने वाले लोग क्या पेट्रोल बनेंगे? हाँ, तो पेट्रोल बनेगा, लोग गैसे बन के निकल जाए, बहुत बड़ा है। चलो आगे देखो। अरे जीवाश्म ईंधन का दुष्प्रभाव क्या है? जीवाश्म ईंधनों के दहन से पर्यावरण पर निम्नलिखित नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। क्या क्या पड़ते हैं? वैश्विक उष्णता बढ़ जाती है, ग्लोबल वार्मिंग होता है, इसमें मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर CO2 बनता है और इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। इसके साथ साथ वायु प्रदूषण होता है, CO2 के अलावा COSO2 NO धुआं उत्पन्न होते हैं, जो वायु, जल और मिट्टी को प्रदूषित करते हैं। ये सब किताब में लिखा हुआ है। उसके साथ साथ स्वास्थ्य समस्याएं होती है, फेफड़ों में जलन होता है, फेफड़ा ब्लॉक हो जाता है, और खांसते 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 टीबी होता है कि नहीं होता है? तो टीबी हो जाता है, स्वास्थ्य समस्याएं दिखाई देती हैं। टीबी देखो, टीबी, क्षय रोग, ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है, दमा और फेफड़ों के कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां पैदा कर देती हैं। यही सब है जीवाश्म ईंधन का दुष्प्रभाव, फॉसिल फ्यूल का। लकड़ी का प्रभाव देखा जाता है, लकड़ी भी जलने पर जीवाश्म ईंधन की तरह ही वातावरण को क्या कर देती है? प्रदूषित कर देती है, क्योंकि उसमें से भी क्या निकलता है? कार्बन निकलता है। क्या निकलता है? कार्बन। कार्बन जिसमें से निकलेगा वो समझ लेना वो क्या है? दुष्प्रभाव करेगा, दुष्प्रभावी है, ठीक है? आगे बढ़े। ऊर्जा के अन्य परंपरागत स्रोत क्या है? जल विद्युत, परमाणु ऊर्जा। जल विद्युत जो होते हैं, नदियों पर बांध बनाकर पानी को ऊंचाई से गिराया जाता है, जिससे उसकी स्थितिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। डायनामो लगाकर ना उसको बढ़िया से, उस पानी के अंदर डायनामो लगाकर उसको बढ़िया से एकदम, उसका जो पंख होता है वो घूमता, बहुत खतरनाक है, इसके वजह से स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, या फिर उसको हम लोग विद्युत ऊर्जा में बदल लेते हैं। तो इससे हम लोग का काम आ जाता है। जो बांध होते हैं ना, बांध के पास पानी आके बहुत ज्यादा रुका हुआ रहता है, तो वहां रुके हुए जल को हम लोग चाहे तो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या लगाकर? डायनामो लगाकर, ठीक है? तो बताइए नहीं कि नहीं? चलो
परमाणु ऊर्जा, यूरेनियम और प्लूटोनियम जैसे भारी परमाणुओं को तोड़कर विशाल ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है। यूरेनियम से, यूरेनियम अगर भड़क गया बहुत ज्यादा ना तो परमाणु ऊर्जा जैसा ऊर्जा निकालता है उससे, ठीक है। लेकिन वो छोटा छोटा हिस्सों में रहेगा तो ठीक रहेगा। परमाणु ऊर्जा भी बहुत खतरनाक होती है। जापान में गिरा था हिरोशिमा नागासाकी पर कौन सा परमाणु ऊर्जा, उसमें यूरेनियम भड़का दिया था। खतरनाक होता है यूरेनियम। अच्छा, और क्या देखिए तो इसमें से गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, ये ऊर्जा के स्रोत जो प्रदूषण मुक्त और कभी समाप्त नहीं होते हैं। सौर ऊर्जा, सोलर थर्मल रूट, सौर ऊर्जा में कौन होता है, सोलर थर्मल रूट, जो सौर ऊर्जा को उसमें ऊर्जा यानी हीट में बदल देता है। इसका उपयोग भोजन पकाने यानी सोलर कुकर के रूप में यूज करते हैं। ऐसे सोलर कुकर के रूप में इसको यूज कर सकते हैं। देखो ये सोलर ऊर्जा इसमें लगा हुआ है, देखो हल्दी सब कुछ कुछ ना कुछ रख देंगे। अगर इसमें हम अगर चावल वगैरह रख दे ना भिगो के और सूरज की रोशनी इसके ऊपर पड़े, इसमें लगा हुआ है कॉनकेव मिरर, कौन सा कॉनकेव लेंस लगा हुआ। यहाँ का वो लेंस क्या करेगा ना, यहाँ से उसको पकड़ के इसमें डाल देगा और धीरे 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 करके वो चावल पक जाए। इतना खतरनाक है क्योंकि जो प्रकाश पड़ेगा वो एक साइड में पड़ेगा, बिखेरेगा नहीं, ठीक है। पूरा लगा हुआ है। अब इसमें क्या होता है कि वो पूरा का पूरा पक जाता है। इसी को कहते हैं सोलर कुकर। इसमें कुछ मतलब आप बहुत ज्यादा बड़ा नहीं पका सकते, एक आदमी का खाना पक जाएगा। ले आओ सोलर कुकर खरीद के, सोलर कुकर खरीद के लेके आओ और रख दो कहाँ पर, छत्ता पे या फिर टाली पे, ठीक है। आधा घंटा 1 घंटा पत खाना बन जाए, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, ठीक है। क्या होता है इसका उपयोग भोजन पकाने, सोलर कुकर, पानी गर्म करने में आदि में किया जाता है इसका उपयोग। ये सोलर फोटो और वोल्टाइक रूट, इसमें सेमीकंडक्टर होते हैं। इसकी मदद से सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं। ये आपको दिखाए थे सोलर पैनल, तो शुरू में एकदम दिखाए थे, वही वाला है, ठीक है। पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी, विंड एनर्जी देखेंगे। विंड एनर्जी, तो विंड एनर्जी क्या होता है इसमें देखो, इसमें यह बहती हवा की गतिज ऊर्जा जो होती है, यह काइनेटिक एनर्जी होती है। ये एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, काइनेटिक एनर्जी होती है। आधुनिक समय में विंड मिल पवन चक्की चलाकर, यह है पवन चक्की, देखो ना पवन चक्की, ये पवन चक्की चलाकर इसमें से विद्युत ऊर्जा रूपांतरित किया जाता है पवन चक्कियों को चला चला के, ठीक है। इसका देखो अंदर पवन चक्की, ये पवन चक्की चलेगा और अंदर में देखो बहुत सारी मशीनें लगी हुई हैं, लगी है ना। यहाँ से डायरेक्ट कनेक्टेड किससे है, देखो यहाँ पे ट्रांसफार्मर से डायरेक्ट कनेक्टेड रहता है। तो इसके वजह से यहाँ से जो पवन ऊर्जा आएगी उसमें भी एनर्जी है, और एनर्जी को इसको कन्वर्ट करके इसको विद्युत ऊर्जा में बदल कर विद्युत आराम से ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा है कि नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से ले सकते हो, तो पूरा एकदम हवा हवा चलते रहता है। और ये कहाँ पे लगाया जाता है, जहाँ समुद्री इलाका होता है, जहाँ पहाड़ी इलाका होता है। पहाड़ी इलाका बहुत ऊपर नहीं, मतलब नीचे नीचे पहाड़ियों पर, वहां पे लगा दिया जाता है, क्योंकि वहां पे हवा क्या होती है, तेज होती है। जब तक हवा तेज नहीं होगी तब तक पवन ऊर्जा नहीं बन पाएगी, ठीक है। ये कंडीशन होता है। तो आधुनिक समय में विंड मिल पवन चक्की लगाकर इसमें विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जा सकता है। अच्छा, दूसरा क्या है, उसके बाद क्या है, ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा को हम लोग टाइडल एनर्जी कहते हैं। ये क्या होती है, यह पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण जब समुद्र का पानी ऊपर उठ जाता है तो उसके कारण क्या बनता है, ज्वार बनता है, और ये ज्वारीय ऊर्जा के रूप में काम करता है। देखो इसी तरह से, तो ज्वार अगर उठा, ऊंचा उठा, तो इसमें देखो ये लगा हुआ है डायनामो, ये बहुत तेजी से घूमेगा और इससे एनर्जी, देखो इधर से एनर्जी लगा के, इधर से एक क्या लगाया गया है, इधर से तार लगाया गया है, और इस तार से आराम से आप चाहो तो एनर्जी निकाल सकते हो, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है, बना सकते हो। जब पानी ऊपर उठेगा तो ज्वार कहलाता है। देखो पानी का लेवल देख रहे हो इतना ऊपर, जब पानी का लेवल ऊपर उठता है ना तभी ये बन पाता है, तभी तो डायनामो चलेगा। मशीन में बटन होती है एक ठो, बाहर में बटन रहता है, वो बटन दबा देने से डायनामो घूमने लगेगा, ठीक है। इसी का उपयोग हम लोग बांध के रूप में भी करते हैं, बांध जहाँ होता है उसी जगह पे भी। तो ऊंचे ज्वार के समय पानी को बांध से रोककर उसके टरबाइन लगाकर गिराकर बिजली बनाई जा सकती है। टरबाइन, टरबाइन गिराकर इसमें बिजली बना सकती है। और मशीन जो लगा रहता है वो क्या है, डायनामो है। भूतापीय जो ऊर्जा होती है, जियोथर्मल एनर्जी, भूतापीय ऊर्जा, यानी कि पृथ्वी के अंदर भी अभी भी आग है,
उस तापीय ऊर्जा का हम लोग उपयोग कर सकते हैं। कैसे उपयोग कर सकते हैं? तो पृथ्वी की गहराई में मौजूद गर्म मैग्मा से प्राप्त ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। जो अंदर मैग्मा है उस मैग्मा को हम लोग क्या कहते हैं? भूतापीय ऊर्जा। अब यह मैग्मा भूमिगत जल को गर्म करता है। पृथ्वी के अंदर प्रत्येक 100 मीटर की गहराई पर तापमान कितना हो जाता है? 1.3 डिग्री सेल्सियस। 100 मीटर की गहराई पर, ये 33 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। कितना? 33 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाती है। तो आप अगर पृथ्वी के अंदर जा रहे हो तो आप किससे भेंट कर रहे हो? गर्म से। तो गर्मी जब हो जाती है 100 मीटर पे गहराई पर 1.3 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाती है। और इस तरीके से देखो पाइप वाइप लगा कर और इसके अंदर बहुत सारे तार वार वगैरह लगा कर अब ये क्या कर देते हैं? क्या हो गया? ये ना लग दिया है। ओ इसीलिए तो बोले 100 डिग्री सेल्सियस पे 1.3 नहीं होगा, यहाँ पे कितना होगा? 13 ही होगा। सही लिखा। यहाँ पे कितना होगा? 13 डिग्री सेल्सियस। 100 मीटर 33 मीटर पे 33 मीटर पे कितना डिग्री सेल्सियस? 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो जाती है। 33 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस में बढ़ोतरी, और 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस में क्या हो जाता है? कम हो जाता है। कि आप कहाँ जा रहे हो? ऊपर की ओर जा रहे हो। ठीक है, इससे निकाल कर देखो इस तरीके से इसमें चक्के कुछ सारे चलते हैं। हीट एक्सचेंज कर देता है टरबाइन जनरेटर में, और जनरेटर क्या बना देता है? पावर। अब पावर से पूरा बिजली घर आराम से उत्पन्न हो सकता है। इस तरीके से हम लोग हीट एक्सचेंजर लगाकर, टरबाइन लगाकर उसमें पावर दे सकते हैं। इसी तरह पानी में भी होता है। ठीक है, देखो कहाँ तक एकदम नापा गया है। देखो ये पूरा यहाँ तक 104 किलोमीटर, यहाँ पे है 3 किलोमीटर। ये सब एकदम खतरनाक। यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स पाए जाते हैं। तो रॉक्स में तो पाएगा नहीं, जब तक ताप ना मिले तब तक तो मिलेगा नहीं हम लोग को वो एनर्जी का ये हाल। कि उसमें बहुत ज़्यादा डीप अंदर किया जाता है, तब उसका एनर्जी लगाकर निकाल कर चक्का उक्का चला के बढ़िया से इसको पावर के रूप में, ये टरबाइन है, जनरेटर है, ये जनरेटर यूज कर देता है उसको भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, फोटो के साथ आप लोग देख लीजिए, कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ा जाए थोड़ा सा। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत क्या क्या है? बायोमास गैस है, थोड़ा सा बच गया ये वाला, बात खत्म हो जाएगा। बायोमास गैस जैसे पशुओं और पेड़ पौधों से प्राप्त शुष्क पदार्थ जैसे गोबर, सूखे पत्ते, लकड़ी का बुरादा और कचरा, इन सब चीजों से हम लोग बायोमास बना सकते हैं। बुरादा समझते हो? लकड़ी का बुरादा, लकड़ी एकदम कटा हुआ, चॉप्ड एकदम, और उसके जो निकले हुए जो रेसे होते हैं ना, फिर एकदम नहीं, उसी उसी को बुरादा कहते हैं। उपयोग में जलाकर उष्मा प्राप्त की जा सकती है। लेकिन ना गांव के लोग लकड़ी का बुरादा या फिर जो ये होता है क्या, धान 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 को पीट कर उससे भूसी निकलती है, क्या करो तो निकाल के, और उसके बाद जब जब खाना बनाया जाएगा उसमें ऐसे छिड़क दिया जाए, छिड़कता है बस आग पकड़ लेता है, पकड़ता है ना। गाँव के लोग जाता जानते होंगे। उपयोग, इन्हें जलाकर उष्मा प्राप्त की जा सकती है, जिसका उपयोग घरेलू कार्यों को छोटे छोटे उद्योग में किया जा सकता है। देखो बायोमास गैस है, और वो कौन सा गैस? बायोगैस। बायोगैस जो होता है बायोमास को सड़ाकर बायोगैस बनाई जाती है। बायोमास को सड़ाकर, इसको सड़ा देंगे ना जब, ये गोबर को पूरा का पूरा सड़ा दो, और इसमें ना लकड़ी के कई सारे ऐसे गोल हिस्से में एक कुत्ता लगाया जाता है, तो बड़ा सा ऐसा गोल सा लगाया जाता है, और इसमें ना उधर का एरिया का सारा गोबर लिया के इसमें फेंक दिया। ठीक है, इसमें मशीन होती है, अब मशीन में खूब इसको पूरा गोबर को एकदम एकदम पूरा पूरा का पूरा। ठीक है, देखो तो ये क्या करता है ना, इसमें टरबाइन लगाकर और इसमें बहुत सारे मशीनें वगैरह लगाकर गोबर को ना एकदम पलीद किया जाता है। एकदम गोबर ऐसे ऐसे ना एकदम, पहले क्या होता था, मशीन नहीं होता था, पैरे से सब लोग कचरता था एकदम पैरे से। ठीक है, और उससे निकलता था गैस। तो गैस एगो कपड़े में बंद करके एगो मशीन होती, एगो जैसे नहीं प्लास्टिक का एगो ये होता था, जगह होती थी ना, ऐसे ये लोग बंद कर लेता था और गैस वाले जाके बेचता था, कहते थे बायोगैस। ठीक है, बायोगैस से क्या निकलता है? बायोमास को सड़ाकर क्या बनता है? बायोगैस बना जाता है। इसका मुख्य घटक कौन है? मीथेन है, CH4। मीथेन का रासायनिक फॉर्मूला क्या होता है? CH। इसमें CO2 और H2S भी
कम मात्रा में होते हैं। प्रक्रिया क्या है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में मिथेनोजोइक बैक्टीरिया कचरे के मीथेन में बदल देता है और एलपीजी और सीएनजी की तरह एक बहुत अच्छा स्वच्छ ईंधन होता है। ये क्या है? एलपीजी और किसके तरह? सीएनजी की तरह। तो हम लोग चाहे तो बायोगैस से बना सकते हैं कि बायोगैस से बहुत सारे गैस बना सकते हैं और उसमें एलपीजी बना सकते हैं, सीएनजी। तो आप लोग का कभी कहीं पर जमीन वमीन मिलेगा ना, तो वहां पे बहुत सारे गाय और भैंस लोग का रख देना, ठीक है? बहुत सा हम लोग का सब गोबर ओबर देखो, एगो दूध के काम में आ जाएगा, गाय भैंस, ठीक है? और उसके बाद दूध से बहुत सारी चीजें बनाई जाती है, मिठाई, दही, घी, बहुत सारी। तो उसमें क्या होता है कि सब का सब गोबर हाथ से उठा के लिया के इसी में फेंक देना, क्या है? और उसमें लगा देना क्या चीज? मशीन। वो मशीन से आराम से आपका निकलेगा बायोगैस, गैस के रूप में भी काम हो जाएगा, गोबर भी बेच पाओगे और साथ साथ ये भी। तो करोगे कि नहीं करोगे ऐसा? बाप रे, मॉडर्न लड़की लोग है, तुम लोग कहाँ से करेगी? देखो इस तरीके से बनता है क्या चीज? बायोगैस। देखो गैया भी है, एनिमल रिसोर्सेस है, इंडस्ट्रियल रिसोर्सेस है, फिर उसके बाद फॉरेस्ट्री रिसोर्सेस है, एग्रीकल्चर क्रॉप्स एंड रेसिडेंस है, रिड्यूस है, उसके बाद सेवेज है। जो सेवेज होते हैं, सेवेज समझते हो? लैट्रिन पट्टी वट्टी, इससे भी बायोगैस बनता है, इससे भी बायोगैस बन जाता है। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो होते हैं, म्युनिसिपल से निकलने वाले सॉलिड वेस्ट, देखते हो कभी कभी कचरा ले जाकर बेच ये कर देता है, रख देता है कहीं एक ही जगह पर, बड़े बड़े कचड़े के जगह। जैसे कहाँ पर? रामपुरिया में एक तो है, एगो देखना यहाँ पर है जो ओलिव चर्च है उसके बगल में है, तो वहाँ पे देखना बड़ा बड़ा कचरा का ये साइड है, ये जाता है कचड़े वाले कंपनी में, जो कि यहाँ पर है कहते हैं, हाँ, रिसरा जाते समय रोडवा पे पड़ता है, अब बहुत खतरनाक गैस मारता है ना, वो यही है, म्युनिसिपल वेस्ट में है, ये सॉलिड वेस्ट है। तो उससे क्या बनाया जाता है? बायोगैस बनाया जाता है। बहुत खतरनाक, पता नहीं वहाँ के लोग कैसे रहते हैं वहाँ पे, है ना? वो लोग ठीक रह जाता है क्योंकि घर है ना वहाँ पर, घरवा छोड़ के कहाँ जाएंगे? ये घर छोड़ के नहीं है बात, इसको बायोगैस कहते हैं। आगे बढ़े, आगे देखो, कोयला तल मीथेन। यह मीथेन गैस कोयला खदानों के कोयले के साथ आई जाती है। पहले इसे अपशिष्ट यानी वेस्ट मानकर छोड़ दिया जाता था, लेकिन अब इसे एकत्र करके अच्छी ऊर्जा बनाया जा सकता है, इसका उपयोग किया जा सकता है। तो कोयला तल मीथेन कहते हैं इसको, CMB, क्या है? कोलबेट मीथेन कहते हैं इसको, कोलबेट मीथेन। ये दिया हुआ है नॉर्मल सा कोलबेट मीथेन, ठीक है? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के लाभ क्या है? ये प्रदूषक मुक्त होते हैं, ये सुरक्षित और सुविधाजनक होते हैं, नवीकरणीय रिन्यूएबल होते हैं यानी कभी समाप्त नहीं होंगे ये, कचरे के उपयोग से साफ सफाई बनी रहती है, कचरे का उपयोग जो होता है उससे साफ सफाई बनी रहती है। अगर कोई कचरे का उपयोग करने लगे तो साफ सफाई तो ऐसे ही आ जाएगा, पैसा भी आएगा, साफ सफाई भी आ जाएगा। ये सतत विकास के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सहायक है। साथ साथ क्या चीज? भूतापीय ऊर्जा, ये जियोथर्मल एनर्जी के रोचक तथ्य हैं। देखो, पृथ्वी के अंदर 100 मीटर जाने पर 13 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाती है, कितना होगा? 3 किलोमीटर की गहराई पर तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। भूगर्भ से निकलने वाले गर्म जल स्रोतों को गीजर या गर्म झरना कहते हैं, ये पढ़ाए थे। भूगर्भ से निकलने वाला जो जल होता है उससे क्या मिल जाता है? गीजर मिल जाता है, तापीय ऊर्जा। क्या आंसर बताइए आप लोग? अब MCQ आ गया है। वायुमंडल के किस स्तर में रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है? तो तापमंडल में होता है, तापमंडल बताए थे ना, इसमें रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। किताब में आप लोग में ये दिया हुआ है, जिसमें टिक नहीं लगा हुआ है टिक मार लेंगे। ओजोन का क्षेत्र वायुमंडल में किस परत में पाया जाता है? समताप मंडल में। किसमें पाया जाता है? समताप मंडल, है ना, समताप मंडल पाया जाता है। वायुमंडल का सबसे गर्म स्तर वाला कौन सा है? तापमंडल, जिसको हम लोग थर्मोस्फीयर भी कहते हैं। इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर क्लोरोफ्लोरो कार्बन दिया रहता तो वो मार देते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। बहुवैकल्पिक ये प्रश्न था। उसके बाद देखो, CFC में मौजूद कौन सा तत्व ओजोन को नष्ट करता है? क्लोरीन। कौन सा नष्ट करता है? क्लोरीन नष्ट करता है। उसके बाद है, पराबैंगनी किरणों के कारण कौन सी बीमारी होती है? दमा। कैंसर भी हो जाता है, कैंसर भी हो जाता है। आंखों की बीमारी नहीं, प्रजनन क्षमता की कमी नहीं, पराबैंगनी किरणों से दमा भी हो जाता है। और साथ साथ क्या चीज?
कैंसर भी हो जाता है, स्किन कैंसर जिसको कहते हैं, स्किन कैंसर होगा, खाली कैंसर नहीं होगा, स्किन कैंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? जल विद्युत ऊर्जा परंपरागत है, जल विद्युत ऊर्जा। कौन सा तत्व जो ईंधन में पाया जाता है इसके उच्च उष्मीय मान के लिए है? हाइड्रोजन। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत सौर विकिरण। किस ईंधन का उष्मीय मान अधिक है? मीथेन। किस ईंधन का उष्मीय मान अधिक है? मीथेन का उष्मीय मान क्या है? बहुत ही दिखा है, उसमें नहीं था उष्मीय मान, ठीक है ना, सब सही है, सब सही मार दिया, बहुत बढ़िया। चलो, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आंधी अधोमंडल ट्रोपोस्फियर मंडल में चलती है। एमसीक्यू है किसी का? एमसीक्यू होगा रे? नहीं है तो ये सब लिख लेंगे या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ऑनलाइन वाला तो स्क्रीनशॉट ले लेगा। ये सब एमसीक्यू है, ठीक है, एकदम बढ़िया एमसीक्यू है। उसके बाद क्या आता है, चलो ये समझ जाओगे तुम लोग। आगे बढ़ते हैं, नहीं बढ़ा जाए आगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। उसके बाद है, वायुमंडल में ऑक्सीजन आयतन के अनुसार कितना प्रतिशत है? ऑक्सीजन कितना? 21% लगभग। यहाँ 95 दिया, कितना प्रतिशत है? 21% है। 21% पे ऑक्सीजन है, 78% पे नाइट्रोजन है और 0.03% के लगभग में कार्बन डाइऑक्साइड। बताए तो थे। ओजोन का सूत्र क्या है? ओजोन का सूत्र O3। O3 है। मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती है बताओ? समताप मंडल में गधा। सब मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ होती है? ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल या अधोमंडल। या अधोमंडल दिए हैं हम, याद रखना। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि अधोमंडल से क्या समझते हो, सब बोलता है बाहर से क्वेश्चन, क्या ऑस्ट्रेलिया से क्वेश्चन फेंकेगा? ये सब अधोमंडल, ये मतलब क्या है? क्षोभ मंडल है, ठीक है। बंगाल में रहते हो, ऑस्ट्रेलिया से क्वेश्चन पूछेगा, क्या बोलेगा? अधोमंडल। तो क्या बोलना है? अधोमंडल। इंग्लिश में नहीं, अगर अधोमंडल नहीं समझ में आएगा, इंग्लिश में क्वेश्चन दिया रहता है, ट्रोपोस्फियर पढ़ लेना। ट्रोपोस्फियर मतलब सबसे निचला स्तर। जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं, जैसे बादल का बनना, बिजली का कड़कना, पानी का होना, हमारे तुम्हारे रहना, ये सब के सब क्या होते हैं? बादलों का, पक्षी का उड़ना, सब के सब कहाँ पे होते हैं? क्षोभ मंडल में, ठीक है। आगे देखो, जिन ऊर्जा स्रोतों का उपयोग बार बार होता है उसे क्या कहते हैं? जिन ऊर्जा स्रोतों का उपयोग बार बार होता है उसे क्या कहते हैं? हाँ, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, ये कहते हैं। द्रव और गैस ईंधन में किसका उष्मीय मान अधिक है? द्रव या गैस का? द्रव और गैस ईंधन में, द्रव का गैस, अरे एक जगह सॉलिड नहीं था, एक जगह लिक्विड था, वो क्या था? गैस था। गैस में कौन सा? हाइड्रोजन गैस, उसका सबसे ज्यादा था कि नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गैस ईंधन। गैस ईंधन क्या हो जाएगा इसका आंसर? सही हो जाएगा। जैसे हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन और एलपीजी, अब ये तो पढ़ाए, भुला गए, भुलाना नहीं है बाबू, समझ में आ रहा है तुम लोग को? भुलाना नहीं है। इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं, मेहनत से आप लोग के मम्मी पापा पैसा दे रहे हैं, तो उसका उपयोग कीजिए। चल बाबू तू इधर आ जा, ठीक है। आगे देखो, जीवाश्म ईंधन के कारण कौन से गैस वैश्विक उष्णता का खतरा पैदा करती है? कौन सा गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, CH4, CO2 और CH4। नेक्स्ट है, गोबर से प्राप्त गैस ईंधन का नाम क्या है? गोबर गैस। क्या है? गोबर गैस या बायोगैस। तो गोबर में कौन सा गैस उत्पन्न होता है? बायोगैस उत्पन्न होता है। कौन सा बाबू? बायोगैस, याद रहेगा। बस इतना ही क्वेश्चन था, इतना ही क्वेश्चन था आप लोग का। इतना कर लीजिएगा तो आप लोग का पूरा एकदम नैया पार लग जाएगा, समझे भोले बाबा लोग। तो आज हम लोग का थर्ड वीडियो के साथ क्वेश्चन आंसर, MCQ, फिलिंग द ब्लैंक्स, सभी का सभी एकदम खत्म हो गया फर्स्ट चैप्टर। सभी कोई को आई थिंक समझ में आया होगा। हम लोग पूरा वायुमंडल पढ़ लिए, हम लोग बायोगैस के बारे में पढ़ लिए, गैर नवीकरणीय, नवीकरणीय, गैर परंपरागत, परंपरागत ऊर्जा, ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत है, भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा और तुम्हारा ज्वारीय ऊर्जा, ठीक है, जिसको हम लोग फेजेस कहते हैं, सब ये सब गैसेस के बारे में बता दिए।
सारा चीज आप लोग का कंप्लीट करा दिए विथ एनिमेशन एंड विथ नोट्स, सारा चीज बता दिए। अब नंबर कम आएगा तो अब हम, मेरा दोस्त नहीं, ठीक है, अब भी नंबर कम आएगा ना, अब इससे बेहतर पढ़ाई हमको नहीं लगता है कोई यूट्यूब पे मिल सकता है। चाहिए 10th क्लास के बोर्ड के बच्चे को, जो वेस्ट बंगाल बोर्ड से, अब वो लोग आप लोग खोज लो कहीं पर जो ऐसे ऐसे बता दिए हो, तो मेरे को बता के लेके आना, ठीक है। समझ में आ गया? ये थर्ड वीडियो था, इसमें पूरा 1 चैप्टर हम लोग का खत्म। 1, 2 और 3 तीन गो वीडियो बना हुआ है। 1 में हम लोग पूरा इंट्रोडक्शन देखे थे टोटली फिजिक्स का, फिजिक्स में कई सारे हम लोग क्वेश्चन आंसर उसमें हम लोग डिटेल वाइज भी देखे थे। तीनों वीडियो देखना बना हुआ है हम लोग का किससे, तीनों वीडियो एनिमेशन के द्वारा बनाए हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग आराम से, मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हिस्ट्री कल है ना।